नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम पर्यावरण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य और पर्यावरण, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ आबादी के लिए स्वस्थ परिवेश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारे चारों ओर का वातावरण है, साफ हवा, साफ पानी मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और अगर ये दूषित हुए तो इसके भयावह परिणाम भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि लगातार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और जो कई बीमारियों की वजह भी बनता है। इसलिए आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य और पर्यावरण। इसकी महत्वपूर्णता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज की दौर से गुजर रहे हैं, पौधरोपण में कमी आ रही है, और पानी और जो दूषित हवा है उसके नकारात्मकता हमारे शरीर पर भी हो रही है। इसलिए इस पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करें और स्वस्थ रहें, किस तरह से हमारी जीवन शैली हो। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीएन अग्रवाल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। और आपकी टिप्स इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि जिस तरह से हवा आज दूषित हो रही है और कई बीमारियां की जो वजह बन रही है उस पर लगाम लगे और हमारे जो नागरिक हैं वो अवेयर हो। हमारे साथ है पर्यावरणविद प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति संकट जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी। और हम आपसे जानेंगे कि मॉनसून भी आ रहा है, तो पर्यावरण की दिशा में कितना अच्छा ये गोल्डन चांस है कि हम पौधरोपण करके पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं और किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए शुरुआत कार्यक्रम की मैं आपसे ही करूंगा डॉक्टर पीएन अग्रवाल साहब की। जो आज का हमारा विषय है ये सीधा सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो आप किस तरह से प्रकाश डालेंगे कि पर्यावरण और स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण विषय हो चुका है आज के परिदृश्य में? श्रीकांत जी, आज का विषय अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमको, अगर प्योर एयर से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, अगर हमारी वायु स्वच्छ है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। वहीं यदि वायु प्रदूषित हो जाती है, मुख्यतः जैसे व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से, ट्रक से, कुछ खेत जलने से, उसके अलावा इंडोर पॉल्यूशन से, तो हम उसी दूषित वायु को लेते हैं। हमारे कोई साथी यदि स्मोक करते हैं तो वो धुआं भी दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुँचाता है। अतः बहुत आवश्यक है स्वस्थ अच्छी वायु। जो वायु के अच्छे होने के लिए अभी हम बहुत सी बातें करेंगे। साथ ही साफ जल भी उतना ही जरूरी है। यदि जल इन्फेक्टेड हुआ, जल प्रदूषित हुआ तो तरह तरह के इन्फेक्शन हावी हो जाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, पेट के इन्फेक्शन होते हैं, हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, बच्चों को बार बार पेट के इन्फेक्शन होने से आगे बढ़ोतरी नहीं होती है। तो अतः बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली, इस पर हम चर्चा करेंगे। और पर्यावरण संरक्षण में चुनौतियां क्या क्या है दीप्ति जी, सबसे पहले आप इसी पर प्रकाश डालिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए आज सबसे महती आवश्यकता रखने वाला जो हमारा उद्देश्य है वो है कि हम अधिक से अधिक पौधारोपण करें। जी। और पौधे, जितने आप अधिक पौधे लगाएंगे उतनी ही हमारी वायु स्वच्छ होगी, और वायु स्वच्छ होगी तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि अब बारिश का मौसम आ रहा है, तो हम, जैसे मैं बिलोंग करती हूँ एक महाविद्यालय को, तो हम महाविद्यालय में छात्राओं को सिखा रहे हैं कि आप सीड बॉल्स बनाइए, सभी आवश्यक पौधों के बीजों की बॉल्स बनाइए, जिसमें कि वो गोबर और इस तरह से कुछ कंपोस्ट को मिलाकर, मिट्टी को मिलाकर छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं, उन्होंने हर तरफ फैला दीजिए। पौधारोपण कीजिए, समाज में पौधारोपण का संदेश दीजिए। जी बिल्कुल, पौधारोपण का संदेश दीजिए। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आज जो चुनौतियाँ हैं, जो दूषित हवा हो रही है, दूषित पानी हो रहा है, हमारा पर्यावरण बिल्कुल असंतुलित हो रहा है, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं सर? सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, हम जब दूषित वायु लेते हैं तो लंग्स अफेक्टेड होते हैं। यदि ये लंबे समय तक चलता है, स्पेशली अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, सड़कें हम बनाते चले जा रहे हैं, झाड़ काटते चले जा रहे हैं, अत्यधिक दुख का विषय है। सब तरफ धुआं, धूल, प्रदूषण है। ये जो पेट्रोल का और डीजल जो चलता है, तो ये सब इस धुएँ का निकलना, मिट्टी का उड़ना और इन झाड़ों की कमी होने के कारण अब ये हो रहा है कि बार बार लोगों को, जो वृद्ध हैं और जो बच्चे हैं, और उनको लंग्स के इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा का रोग बिगड़ रहा है, सीओपीडी के रोग डेवलप हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है उन लोगों का जो ट्रैफिक के लिए काम करते हैं, हमारे अपने साथी हैं, परंतु दिन भर वो सड़कों पे ट्रैफिक मैनेज करते हैं, तो उनके लिए भी इस तरह का बड़ा रिस्क बढ़ जाती है।
उसके अलावा जो पॉल्यूशन बढ़ता है तो कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ते हैं, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। लंबे समय तक प्रदूषित वायु इनहेल करने से कैंसर के रोग होने लगते हैं, लंग्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो बच्चों की क्षमता कम रहती है। कोई भी अस्थमैटिक व्यक्ति है, यदि उसको प्रदूषित वायु इनहेल करनी पड़ती है तो उनके दिमाग के अटैक बार बार बढ़ते हैं। साथ ही सिर्फ फॉग और स्मॉग इसी प्रदूषित वायु से बनने लगता है। ये तो कुछ रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम जो कॉमन मैंने आपको बताए। इसी तरह जीआई पे इन्फेक्शन होते हैं, प्रदूषित पानी पीने से टाइफॉइड आपने देखा होता है पानी। उसके अलावा गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, क्रॉनिक डायरियाज होते हैं, ग्रोथ कमी होती है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं। तो ये अपने आप में दोनों जब प्रॉब्लम होते हैं तो इससे एक तो लॉस ऑफ वर्किंग डेज होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बड़े लोग काम पे नहीं जा पाते हैं, वृद्ध हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं, तो उनके ओवरऑल ग्रोथ की, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि इसमें काफ़ी सारे फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं हर चीज़ से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दीप्ति जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो इसमें मिट्टी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, तो जो मृदा का संरक्षण है वो किस तरह से हो और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारी जो मृदा आज सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है वो है जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खेतों में केमिकल फर्टिलाइज़र्स डल रहे हैं वो हमारी खेत की मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं। दूसरा, जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनसे निकलने वाला जो प्रदूषित जल है वो हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। और तीसरा कि हमारे शहरों के विकास के साथ साथ जो प्रदूषण फैला रहा है वो है हमारा कचरा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो हमारी मृदा को ख़राब कर रहा है। जी सर, ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि अगर हम साफ़ जल नहीं पी रहे हैं तो भी हमें शरीर में नुकसान है, और जो मिट्टी जिसमें से ही सब्जियां, जिसमें से ही अनाज उग रहा है, और उसमें अगर केमिकल युक्त है तो वो कितना हमारे पेट के लिए और शरीर के लिए नुकसानदायी होगा सर, और क्या क्या बीमारियों की वजह बनेगा वो, उस पर आप बताइए सर। ये जो केमिकल्स आपने दीप्ति जी ने इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई, केमिकल्स का जो प्रयोग होने के कारण से जल्दी ग्रोथ, जल्दी ज़्यादा बड़ी सब्जियां, ज़्यादा इफ़ेक्टिव फ्रूट्स जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो सब उन सब्जियों और फलों के साथ हमारे शरीर में भी जाते हैं। मानव शरीर में जाने से इनके कई तरह के हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ, हम कैंसर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इससे होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे मित्र ने, गैस्ट्रोलॉजिस्ट मित्र ने बताया कि हमारे यहाँ पास के मार्केट, बिट्टन मार्केट में बोले आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं खरबूजे तरबूजे को जल्दी पकाने के लिए, और उससे अधिकतर लोगों को डायरियाज हो रहे हैं, पेट के इन्फेक्शन हो रहे हैं। ये उन्होंने बताया अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हम खुद ही देख रहे हैं कि जो पेशेंट बहुत से आते हैं जिनको अस्थमा का रोग है वो बढ़ जाता है, बार बार उनके गले के इन्फेक्शन ही ठीक नहीं होते हैं। तो उसके तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। बाकी जनरली अपने काफ़ी बातें हमने डिस्कस की उसी तरह के, तो हर तरह से ये नुकसान करता है। जी बिल्कुल दीप्ति जी, तो जिस तरह की ये चीज़ें लगातार हो रही है उसके लिए किस तरह के आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, और आजकल युवाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि युवा हमारे जितने अच्छे से जागरूक होंगे, कार्य करेंगे, तो हमारा जो समाज है वो तेज़ी से बदलेगा, तो उनको किस तरह से शिक्षित करने का कार्य आपके यहाँ हो रहा है? देखिए, सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय में एक इको क्लब है। एप्को की ये सौजन्य से इस प्रकार के क्लब कई महाविद्यालयों और विद्यालयों में भी बनाए गए हैं। ये सभी पर्यावरण के संरक्षण और जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा क्लब भी इसी दिशा में बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहा है। छात्राओं को हम सिखाते हैं कि कैसे आप 3 स्तर पर पर्यावरण को बचा सकते हैं, और वो पर्यावरण कैसे पौधारोपण से बचा सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं सांस संबंधी बीमारियों की या वायु प्रदूषण की, तो आप 3 स्तर पर यह कार्य कर सकते हैं। पहला, आप अपने घर में इस प्रकार के पौधे लगाइए, अर्थात घर के अंदर कमरों में इस प्रकार के पौधे लगाइए जो शोभायमान भी हैं, ऑर्नामेंटल भी हैं, और साथ में कमरों की वायु को प्रदूषण से बचाते हैं, उन्हें शुद्ध करते हैं। दूसरा, आप अपने बाग बगीचों में, सड़कों के किनारे, खुले स्थानों पर, विद्यालयों के आसपास सभी जगह पौधारोपण कीजिए, और इसको कहते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री या एक प्रकार से सोशल फॉरेस्ट्री। और तीसरा आता है कि हम सभी खुली जगहों पर, बंजर भूमि में, गांव में, खेतों के आसपास अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जिससे कि वायु प्रदूषण से बचा जा सके। जी, घर में कौन कौन से हम पौधे लगा सकते हैं, उनके नाम भी आप बता दीजिए, और बाहर कौन कौन से लगाएं और किस तरह से उसका संरक्षण होता है उस पर भी आप बताइए।
आप अपने घर में अपनी स्टडी टेबल पर, किचन में, डाइनिंग टेबल पर, आपके एक डाइनिंग रूम में इस तरह के पौधे लगा सकते हैं जो कि घर की वायु को प्रदूषित करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि घर की वायु में प्रदूषण कहाँ से होता है। तो हमारे घर में बहुत सारा पेंट किया हुआ सामान होता है, फर्नीचर होता है, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, और ये सारी सजावटी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में कुछ गैसेस को एमिट करती हैं, निकालती हैं, और ये गैसेस हमारे लिए लंग्स की बीमारियां अर्थात फेफड़ों से संबंधित बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियां भी कर सकती हैं। तो घर के अंदर आप सेंसीवियरा, टेबल पाम, डिफिनबेकिया, अरेलिया इस प्रकार के पौधे लगा सकते हैं। पीस लिली एक बहुत अच्छा पौधा है जो घर में बहुत सुंदरता भी बढ़ाता है, साथ में कमरे की वायु को, प्रदूषण को भी कम करता है। तो ये हुए हमारे घर के अंदर लगाने वाले पौधे। अब हम घर से बाहर निकलें तो आप घर से बाहर ऐसे पौधे लगाइए जो वृक्ष का रूप ले लेते हैं, जैसे कि पीपल है, बरगद है, अमलतास है, और आम है, नीम है, पलाश है, और सहजन का पौधा है जो मेडिसिनली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के पौधे जो आपको छां भी देते हैं, ऑक्सीजन भी बहुत अधिक मात्रा में देते हैं, और साथ में वायु प्रदूषण को कम करते हैं। जी बिल्कुल सर, हम देखते हैं कि हमें अगर बीमारियों से बचना है तो हमें प्रकृति से प्रेम भी करना होगा। तो आप किस तरह से सर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि पर्यावरण के साथ पर्यावरण संगत हमारी जीवन शैली किस तरह से होनी चाहिए? मैं एक ही बात कहूँगा कि हम सबको, हर एज के व्यक्तियों को घर से बाहर निकलना होगा। सुबह जल्दी उठें, सुबह की धूप, सुबह की वायु सबसे ज़्यादा स्वच्छ होती है। जब ट्रैफिक होना भी शुरू नहीं होता है उस समय रात भर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे जो पौधे हैं रात में ऑक्सीजन एमिट करते हैं, अच्छी वायु रहती है। उस समय ज़रूर घर से बाहर जाएं, 1 घंटा कम से कम वॉक करें, रनिंग करें, या खुले में बैठ के योग करें, प्राणायाम करें। मिल के आप कई लोग जाएंगे तो हंसी मजाक होगा। तो इससे अच्छा 1 घंटा पूरे 24 घंटे हमें एनर्जाइज करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट होती है। जैसे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो धड़कनें बढ़ती हैं, सांस की गति बढ़ती है, और हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स और हार्ट की मसल्स मजबूत होती हैं। तो उस व्यक्ति का जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है उनके हार्ट स्ट्रांग होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम नहीं पाता है खून की आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो मौके बेमौके एक एक्स्ट्रा रिजर्व बना रहता है। तो इसके चलते जब ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी में जाती है तो शरीर लहलाता है। जैसे खाद, पानी, धूप पर्याप्त मात्रा में किसी भी पौधे को मिलते हैं तो अलग तरह से दिखता है। उसी तरह हमारा मानव शरीर को यही तीनों चीज़ें चाहिए: धूप, ताज़ी हवा, स्वच्छ पानी और नियमित व्यायाम। तो बहुत आवश्यक है, हम सबको करना चाहिए। एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है, ये मैं किसी भी एक व्यक्ति के लिए हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। यदि हम आगे साल ज़्यादा साल जीना चाहते हैं, हम ज़्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे गारंटीड तरीका है प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम करें। ज़्यादा करें तो और भी अच्छा है। एक दिन ना कर पाए तो अगले दिन करें, बहाना न ढूंढें। जिस दिन बहुत तेज़ बारिश उस दिन घर में वॉक करिए। आपके घर के अंदर 20 फीट का जगह है, 10 फीट की जगह बहुत है, इधर जाइए, इधर घड़ी देख के वॉक करिए। घर में योग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। पर एक्सरसाइज, अरे बारिश हो गई इसलिए मैं कर नहीं पाया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो बहाना ढूंढना पड़ेगा हमको, जैसे हम खाना खाने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। तो इसी तरह तो बहुत आवश्यक है। एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा इसका पार्ट है, स्वच्छ खाना बहुत बड़ा पार्ट है, और अच्छा खाना, ताज़ी सब्जियां खाइए, ताज़े फल खाइए, दूध प्रचुर मात्रा में लीजिए। तो अब जैसे हम सब्जियां खाते हैं तो हमें हर तरह के विटामिन मिलते हैं, हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। तो जब हम पहले कंदमूल फल का ज़माना था, अब आप समझिए कि रामचंद्र जी के समय में तो और स्वस्थ रहते थे। आजकल हम लोग जो जंक फूड खाते हैं वो बड़े भारी बीमारी की जड़ है, और रोज़ बच्चे आते हैं हॉस्पिटल में जो जिनके पेट खराब हो जाते हैं, वो चाट खाते हैं तरह तरह के स्टॉल से जाके। तो आप अपना, ये बिल्कुल मेरी सलाह रहे, और यही मेरी आप सबसे अपील भी है कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान चला रखा है, तो हम सबको मिलकर पौधे भी लगाना चाहिए, स्वच्छ पानी के बारे में भी सोचना चाहिए, हमारे अपने अपने घरों में आसपास करना चाहिए, और खुद को स्वस्थ रखें तो हम पूरे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल। और जिसका जिक्र किया सर आपने, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा ये जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम जो है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आएँ। क्योंकि दीप्ति जी, हमने ये भी देखा है कि इस बार जो तापमान
तापमान है वो 50 डिग्री तक पहुंचा, तो ये किस तरह, अगर अभी हम नहीं जागे तो क्या आप ये मानेंगे कि आने वाली स्थिति और भयावह हो जाएगी? निश्चित ही क्लाइमेट चेंज जो कि पूरे विश्व में तापमान को बढ़ा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तेजी से नदियों में बाढ़ आ रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, हमारे द्वीप डूब रहे हैं, समुद्र के किनारे डूब रहे हैं, लोगों को पानी की कमी हो रही है, जंगल कट रहे हैं और तापमान बढ़ रहा है। यह सभी हमारी खाद्य श्रृंखला पर भी बहुत बुरा असर डाल रहा है। तो यह स्थिति बहुत बुरी होने वाली है और अभी हमें जागृत होना चाहिए, अभी इसके लिए चेतावनी जारी होना चाहिए कि हर व्यक्ति अधिक से अधिक पेड़ लगाए और साथ में जल का संरक्षण करे। तो बिल्कुल संरक्षण करना ही होगा। संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं नागरिक? क्या आप कुछ सुझाव देंगे कि अगर वो पर्यावरण की संरक्षण के लिए पौधरोपण कर रहे हैं तो किस तरह से उन पौधों का संरक्षण हो और जल का किस तरह से संरक्षण हो? पौध संरक्षण और जल संरक्षण। जल संरक्षण कोई भी नागरिक दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप अपने घर में किस प्रकार से पानी का वेस्टेज करते हैं उसको बचा सकते हैं, और दूसरा कम्युनिटी लेवल पर कुएं हैं, बावड़ी हैं, मंदिरों में और भी कई धार्मिक स्थलों पे आप देखते हैं कि पानी निश्चित रूप से होता है संग्रहित। तो यह हमें संदेश देता है कि हमें जल को संरक्षित करके रखना है। तो इनको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। जब अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो ज़मीन में भी जो वाटर टेबल होता है, जल स्तर, भूमिगत जल स्तर बढ़ता है और इस तरह से पानी का कंजर्वेशन होता है। जो बारिश का पानी होता है वो रन ऑफ वाटर की तरह बहकर नदियों में नहीं चला जाता। तो हमारे जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, जो कुएं हैं, इन सब में भी पानी को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अब क्योंकि बारिश आ रही है तो जो खुले स्थान हैं, बंजर भूमि है, उसमें छोटे छोटे गड्ढे बना के छोड़ दिए जा सकते हैं जिसमें पानी जमा हो जाए और वो पानी नीचे ज़मीन में चला जाए, जिससे कि वहाँ पर जल स्तर बढ़ सकता है। अब रही बात कि हम घरों में या एक प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत रूप से जल का संरक्षण कैसे कर सकता है, तो आप इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी छत पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं, अर्थात बारिश का पानी पाइप से बहकर नदी नाली में ना चला जाए, आप उसे अपने घर के पास ही एक गड्ढे में एक सिस्टम, एक तकनीक के द्वारा डाल सकते हैं, जिससे कि वहाँ का वाटर टेबल बढ़ेगा और नलकूप आदि में पानी अवेलेबल होगा। दूसरा, पानी का बिल्कुल वेस्टेज ना किया जाए, और उसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ब्रश करते समय या शेविंग करते समय नल को खुला ना छोड़ें, घर में किसी भी पाइप के लीकेज को ना होने दें, गाड़ियों को पाइप से ना धोएं, नहाते समय बाल्टी का और मग का इस्तेमाल करें, ना कि शॉवर का इस्तेमाल करें। आप इस प्रकार के फॉसेट लगा सकते हैं जैसे कि जिससे कि बहुत कम पानी बहुत स्पीड में निकलता है तो वेस्टेज कम होता है। सब्जियों को धोते समय टब का इस्तेमाल करें और उसी पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। तो इस प्रकार के कई तरीके हैं जिसे आप सोच सकते हैं कि आप पानी को संरक्षित कर सकते हैं। यदि आपके घर में पौधे हैं तो आप एक छोटी सी वाटर बॉटल में पानी भर के रखिए या किसी मटकी में पानी भर के और उसमें एक छोटा सा छेद कर दीजिए। बूंद बूंद पानी पूरे समय उससे निकलता रहेगा और आपको ढेर सारा पानी उन पौधों में नहीं डालना पड़ेगा, बल्कि उन पेड़ों की जड़ों के पास इस प्रकार से बॉटल में या मटकी में छेद करके पानी रखिए और बूंद बूंद से उसकी सिंचाई होती रहेगी और वाटर वेस्ट नहीं होगा। इसी प्रकार खेतों में आप ड्रिप इरिगेशन करिए, कम पानी में इरिगेशन या सिंचाई होगी और पानी के वेस्टेज को रोका जा सकेगा। बिल्कुल। और खेतों में क्या मेड़ भी बना सकते हैं किसान भाई और पानी को रोकने के लिए? जी, खेतों में मेड़ बनाइए जिससे कि पानी आगे बढ़ता जाए और यहाँ वहाँ ना जाए, जिससे कि कम पानी में सिंचाई हो सके। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जा सकता है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उस पानी से आप अपनी आसपास की ज़मीन का वाटर टेबल बढ़ा सकते हैं और बूंद बूंद से भी सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन, जो कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में बहुत अधिक सक्सेसफुल हुआ है, इसे पूरे भारत देश में इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और किसान भाई इसको अपनाएं। इससे आप कम पानी में बहुत अच्छी सिंचाई कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि हमको पानी धरती में पहुंचाने की व्यवस्था बहुत उस पर जोर देना सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल अग्रवाल सर, मैं आपसे अब सवाल पूछना चाहता हूं कि साफ़ पानी अगर नहीं मिलेगा
तो किस तरह से वो हमें नुकसान होगा, और क्या आप किस तरह से बताएंगे कि अगर हम पानी को उबाल कर पिएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह नहीं होता है सर आरओ, लेकिन किस तरह से हम पानी को साफ करके कर सकते हैं और वो कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, और अगर नहीं पी रहे हैं, दूषित पानी हम पी रहे हैं, तो उसके आने वाले समय में नुकसान क्या होंगे? बिल्कुल बात देखिए, अगर पानी साफ़ नहीं है तो हमको पहले घर में ही उसका ध्यान रखना होगा। पहले पानी को आप काफ़ी देर तक अगर कुछ रख ले कंटेनर में तो हैवी पार्टिकल सब नीचे सेटल हो जाते हैं। उसके बाद उसको एक लेवल कपड़े से आप फिल्टर करें, दोबारा लेवल कपड़े फिल्टर करें, ऐसा करके जैसे अभी ग्रामीण परिवेश में होता भी है जी, कि हम लोग हमें पहले भी करते आ रहे थे, कुछ ही सालों से अभी सभी फिल्टर्स और एक्वागार्ड वगैरह आए हैं। उसके पहले तो पानी पहले इसी तरह किया जाता है, उसके बाद फाइनली पानी को उबाल लीजिए। उबालने से जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं, जो कीटाणु है, उसमें से वो नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा इस तरह फिल्टर्ड पानी और बाद में उबाल के पिया हुआ पानी हमारे लिए सेफ रहता है। ये बात इवन छोटे बच्चों के लिए भी ये बात लागू होती है। एक बात। दूसरी बात, अब आप जब स्वच्छ पानी रहेगा तो ऑब्वियसली डाइजेशन अच्छा रहेगा, पेट के इन्फेक्शन नहीं होंगे। इन्फेक्शन छोटे बच्चों की ग्रोथ को रोकते हैं, तरह तरह के वर्म्स के इन्फेक्शन होते हैं बड़ों, ये हमारे है ना जी। क्योंकि सर, क्योंकि अगर हम सर प्रकृति से प्रेम कर रहे हैं और पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, तो कई बार सर ऐसी चीज़ें होती है कि हम कहते हैं कि हमें वहाँ का पानी सूट नहीं हुआ, या पानी पिया तो हमें वोमिटिंग की समस्या हो। तो ये सारी चीज़ें सर क्यों हो रही है, और इससे किस तरह से बचा जाए? इसमें देखिए, कुछ हद तक ये सत्य भी है, कुछ हद तक आपका असेसमेंट गलत होता है किसी व्यक्ति का। मैंने वहाँ का पानी पिया, सूट नहीं है। आप भूल गए कि वहाँ जाके घूमने गए थे और वहाँ पे कचौड़ी भी खाई थी आपने, और फ्राइड फूड भी खाया था, और आपने जंक फूड भी खाया था, और अपना रूटीन बिगाड़ के आए थे। तो उसलिए जनरली पानी तो अगर कोई भी आप ऐसी जाते हैं, पानी अच्छा मिलता है तो पानी में कोई खराबी नहीं है। ये नहीं कि भोपाल का पानी अच्छा है और शाहजहाँपुर का और इंदौर का कम अच्छा है या ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है। सभी जगह पानी अच्छा होता है, सभी जगह हम लोग रहते हैं, पूरे विश्व में रहते हैं सब लोग, कोई किसी से कमी नहीं। सो ये समझना ये पड़ेगा कि पानी रीजनेबली अच्छा होना चाहिए। और आप बाहर का पानी, अननोन क्वार्टर्स का पानी मत पीजिए। ठेले पे आप जाके अगर गोलगप्पा खाएंगे तो वो कहाँ ठेले वाला दिन भर कहाँ से अच्छा पानी लाएगा। तो ऐसे समय में केयरफुल रहना पड़ेगा। आप वी शुड बी केयरफुल। सब्जियों को अच्छे से वॉश करिए। कच्ची सब्जी खाने से, बिना धुली सब्जी खाने से इन्फेक्शन होने की चांस है, क्योंकि इरीगेशन होता है, वो कई बार सीवर वाटर भी रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। छिलके वाले फल खाएं, छिलका निकाल के, तो आप सेफ रहेंगे। जो भी खाए, उबला हुआ खाए, पका हुआ खाना खाएंगे तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। पानी को एक बार बॉईल कर लेंगे, सेफ्टी का लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। और डाइजेशन के लिए लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा ज़रूरी है। पानी ज़्यादा लीजिए, और लिक्विड ज़्यादा लेंगे तो कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन और रिकरेंट डायरियाज के जो लोग समस्या बताते हैं, गैसेज हो रही है, पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उसकी वजह होती है सॉलिड फूड ज़्यादा लेना और लिक्विड कम लेना, और चलना नहीं। तो उनको वॉक भी करना चाहिए, और अपना हेल्दी फूड के लिए, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप देखिए ये बहुत हेल्प करता है। और एक बात और भी, यदि आप ऑफिस में बैठे हैं और आपके पेट में दर्द हुआ तो आप मेरी गारंटी है कि काम नहीं कर सकते ध्यान से, और कुछ ना कुछ काम बिगाड़ेंगे। जी बिल्कुल। सर एक चीज़ और है कि जब हम बात कर रहे हैं स्वस्थ पर्यावरण की, तो जो धुआं होता है सर, पॉल्यूशन होता है, वो कितना खतरनाक साबित होता है, क्योंकि हम श्वास के जरिए ही सर वो अंदर जाता है। तो उससे हम किस तरह से बचें और वो ना हो, इस तरह के प्रदूषण ना हो, तो आप क्या सर संदेश देंगे? जी बिल्कुल। धुआं सबसे पहले हम पहले उसकी वजह समझ, उसकी प्रॉब्लम समझ ले। धुएं में क्या क्या रहता है, जो धुआं, और आप क्या ये मानेंगे कि सबसे ज़्यादा दूषित यही कर रहा है पर्यावरण? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा दूषित कर रहा है। धुआं जो मैक्सिमम बनता है, जो बाहर कुछ इंडोर पॉल्यूशन होता है, पर मैक्सिमम धुआं ट्रैफिक से बनता है, जो व्हीकल से बनता है, जो गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं, उसमें सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन होता है ओजोन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेड पार्टिकल होते हैं। क्योंकि जो पेट्रोल निकल के आता है, पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं वो, और ये तो एरोमेटिक, उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये चारों पांचों मिलके बहुत ज़्यादा गंभीरता से नुकसान करते हैं। निमोनियाज, कैंसर, ये इसी से होता है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन। और इससे बचने के लिए ही सर कहा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक वाहन का यूज करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, ना कि खुद की गाड़ी लेके जाएं। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये धुआं आता कहाँ से? हमारी गाड़ियों से ही आता है, प्रदूषित वाहनों से आता है। एक तो उसके लिए आवश्यक ये है कि हम कम से कम इनको यूज़ करें। एक जो यूज़ करें अपनी गाड़ी को, उसकी सर्विसिंग कराएं, उसके इंजन को दिखवाएं, जिससे कि प्रॉपर उसका एग्जॉस्ट ठीक है, धुआं कम निकले। उससे आपका फ्यूल अच्छा एवरेज देगा, दूसरा प्रदूषण कम होगा। तो ये दोनों चीज़ें यदि हम अपने व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स को अच्छा मेंटेन करके रखें, सर्विसिंग कराएं, तो वो मदद करेगा। एक और नंबर 2, यहीं पर रोल आता है ग्रीन एनर्जी। आपका
यदि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ करेंगे, आप साइकिल यूज़ करेंगे छोटे डिस्टेंस पे जाने के लिए, हम लोग को करना चाहिए। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में करते भी हैं, आगे प्राइम मिनिस्टर भी ऑस्ट्रेलिया की सड़क पे गाड़ी में चलते हैं, 2 व्हीलर में। तो इसी तरह से हमको भी क्यों ना इस पहल को अपनाना चाहिए और आसपास जहाँ जाना है साइकिल में जाएं, उससे एक्सरसाइज भी होगी, प्रदूषण भी बचेगा। और साथ में ये मुख्य कारण है जो इस तरह से लंग कैंसर तक इससे होते हैं, जो आवश्यकता, इसीलिए मतलब आवश्यक है कि आपने बहुत अच्छी बात उठाई और ये सारी बातें फॉलो करने से हम काफ़ी हद तक इसको पार पा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ना केवल सर ये पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं बल्कि इंसानों के लिए भी ये जानलेवा साबित हो रहा है। और इन टिप्स को फॉलो करें और हम पर्यावरण को भी बचाएं और हमारा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी, आपने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। और दर्शकों, पर्यावरण और स्वास्थ्य सीधा ये हमसे जुड़ा विषय है और इस पर हमें सोचना होगा, और जो हमारे एक्सपर्ट ने आपको सुझाव दिए उनको फॉलो करना होगा ताकि आप भी एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।